बड़ी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा, तो इसको किस तरह से समझा और देखा जा रहा है? बात यह है कि पाकिस्तान में वही चल रहा है जो शुरू से ही चल रहा है। जो लेटेस्ट खबरें जो उनकी हमशीरा ने बताई हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर उस्मा खान ने, कि 8 महीने से उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। तो अगर मैं कहूं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो वो भी हो सकता है, और अगर मैं कहूं कि अब ये क्लैश की तरफ जा रहा है तो वो भी मुमकिन है। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी शुरू से ही पाकिस्तान को चलाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप का वो स्टेटस, वो अहमियत नहीं बन सकी। एक हद तक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी नेशनल लेवल के लीडर थे, लेकिन जब उनका कत्ल हो गया 16 अक्टूबर 1951 को, तो उसके बाद जो ये ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस, उन्होंने अपनी पसंद की हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान ना यहाँ पे इलेक्शन हुए, ना कॉन्स्टिट्यूशन बन सकी। जो सूबे थे वेस्ट पाकिस्तान के, उनको ख़त्म करके वन यूनिट बना दिया गया। जब मिलिट्री पावर में आ जाती है तो वही करप्शन के सोर्सेज उसके नज़दीक भी आ जाते हैं। पाकिस्तान की कहानी यही है कि कभी मिलिट्री रूल करती थी, कभी सिविलियन रूल करते करते रहे हैं, और जब उन देखा कि ये उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुकूमत कर रहे तो उन्होंने निकाल दिया। जो आसिफ मुनीर साहब हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा उनके करीबी और ज्यादा उनके हिसाब से चलने के लिए शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान होंगे, जो अगर कंप्रोमाइज और उसकी तरफ जाया जा रहा? प्रैक्टिकली तो ये जो शरीफ फैमिली है उन्हीं की बात चल रही है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। क्या इमरान खान इतना उनका दबदबा है कि वो आसिफ मुनीर साहब को भी बाईपास करके या उनके जो सपोर्टर्स हैं कुछ बड़ा कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त का स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस वक्त भारत में काफी हलचल चल रही है, कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सीजीपी का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट सड़कों पर आए हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पर भी कई खबरें आ रही हैं, इमरान खान को लेकर आ रही हैं कि उनको छोड़ा जाएगा, उनको रिलीज किया जाएगा। फिर एक इस्लामिक नेटो भी बनाया गया है, शहबाज शरीफ की बात आ रही है, आसिफ मुनीर साहब की बात आ रही है, तो और फिर बलूचिस्तान का भी जिक्र हो रहा है खबरों में। इन सब को समझेंगे हम कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं। उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त स्वीडन में है। हमने उनसे गुजारिश की कि साहब क्या चल रहा है पाकिस्तान में, तो उन्होंने हमें वक्त दिया, तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि सब खैरियत है पाकिस्तान में। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। बड़ी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा, तो इसको किस तरह से समझा और देखा जा रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास नकवी साहब मुझे इनवाइट करने का। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और बहुत वहाँ से मुझे इल्म मिलता है, रोशनी मिलती है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए। जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो बात यह है कि पाकिस्तान में वही चल रहा है जो शुरू से ही चल रहा है, कि यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, यानी अगर हम कहें आर्मी, मिलिट्री छोड़ दें आप, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी शुरू से ही पाकिस्तान को चलाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप का वो स्टेटस, वो अहमियत नहीं बन सकी। बांसवाए आप कह सकते हैं कि जब तक मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे तो उनकी हर बात को सब मानते थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक हद तक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी नेशनल लेवल के लीडर थे, लेकिन जब उनका कत्ल हो गया
16 अक्टूबर 1951 को, तो उसके बाद जो ये ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस, उन्होंने अपनी पसंद की हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। सिविलियन लोगों को ला के जब तक चाहा उनको हुकूमत करने दी, फिर निकाल दिया, फिर किसी और को ले आए। ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान ना यहाँ पे इलेक्शन हुए, ना कॉन्स्टिट्यूशन बन सकी। 56 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको प्रोमलगेट यानी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हाँ जी, बल्कि जो सूबे थे वेस्ट पाकिस्तान के, उनको ख़त्म करके वन यूनिट बना दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबल वेस्ट पाकिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन कम थी, पैरिटी क्रिएट की जाए, यानी ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी को कम किया जाए। और उसके बाद वन यूनिट बना दिया। फिर मिलिट्री आ गई, और जब मिलिट्री आ गई तो शुरू में तो उन्होंने करप्शन के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज बनाई उनके खिलाफ, करप्ट पॉलिटिशियंस को निकाला भी, लेकिन जब मिलिट्री पावर में आ जाती है तो वही करप्शन के सोर्सेज उसके नज़दीक भी आ जाते हैं। और फिर पाकिस्तान की कहानी यही है कि कभी मिलिट्री रूल करती थी, कभी सिविलियन रूल करते करते रहे हैं, और जब उन देखा कि ये उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुकूमत कर रहे तो उन्होंने निकाल दिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो है, वो बेसिकली जनरल ज़ियाउल हक लेके आए थे। हाँ जी, बाद जी। में उनका झगड़ा हो गया आर्मी जनरल्स के साथ, तो उन्हें निकाल दिया, और वो ले आए ये अपना इमरान खान साहब को। फिर इमरान खान साहब की नहीं बनी, तो फिर अब वो उनको जेल में डाला हुआ है। और जो लेटेस्ट खबरें जो उनकी हमशीरा ने बताई हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर उस्मा खान ने, कि 8 महीने से उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। देखें, टॉर्चर के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन किसी इंसान को बिल्कुल आइसोलेट कर देना, उसको ना कोई मिले, हाँ जी, कोई ह्यूमन कांटेक्ट ना हो, ये भी फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा ये मेंटल टॉर्चर की, टॉर्मेंट जिसे कहते हैं, उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है। अब जैसे हमें खबर आई कि जी पाकिस्तान की उनकी आँख जो है राइट, वो कहते थे कि उसकी बुरी वो आईसाइट उनकी जा रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनके लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि इनकी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई जाए। और शायद इन्होंने ये भी कहा कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया जाए। तो वो जो हमारे जज हैं, फॉर फॉर सम रीज़न उन्होंने वो इनकी अपील मान ली। लेकिन हुकूमत ने फिर काउंटर अपील की कि जी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ठीक है, उनका मेडिकल चेकअप तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम करवाते हैं हर पॉलिटिकल प्रिजनर का, प्राइवेट का तो कोई अ, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। लिहाजा वो काउंटर अपील हुई हुई है। अब यहाँ पे बात जाके अड़ी हुई है। ये 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, आपके कहने के बाद मैंने फिर ज़्यादा तवज्जो दी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही बताया गया, जिससे मैं भी हिल गया, कि 10 महीने से एक बंदे को आप उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से, आने-जाने व उनके बेटों से टेलीफ़ोन पे भी नहीं बात करने देते, तो ये बहुत ज़ुल्म है। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के लीडर्स ने भी की, पीटीआई जो इनकी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और उन्होंने कहा कि जी हम पहले 20 लाख लोग लाए थे, अब हम 40 लाख लोग ले आएँगे। जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, सुहेल आफरीदी, उन्होंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो उज़्मा खान के साथ हुआ था, उसमें भी उन्होंने ये कहा। तो लेकिन एक बात बताता चलूँ कि आपके जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं करण थापड़, उन्होंने हमारे लीडिंग जर्नलिस्ट जो हैं नजम सेठी से जब बात की, तो नजम सेठी ने कहा जी मुझे तो ये खबर है
कि बिहाइंड द डोर्स दोनों तरफ से बातें हो रही हैं और कोई समझौता भी हो जाएगा। तो नकवी साहब, ये सिचुएशन है कि अ, मैंने फिर उसके बाद एक वीडियो भी बनाया है कि ये क्लैश की तरफ जा रहा है या ये कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहा है। और मैं कहा करता हूँ कि अगर आप एक ज्योतिषी के पास जाएँ, तो जो भी वो कहता है 50% तो बात सच हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो वो भी हो सकता है, और अगर मैं कहूँ कि अब ये क्लैश की तरफ जा रहा है तो वो भी मुमकिन है। अब आप सवाल कीजिए। सब तो फिर ये समझना हम लोग चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाहेंगे, जो आसिफ मुनीर साहब हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा उनके करीबी और ज्यादा उनके हिसाब से चलने के लिए शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान होंगे, जो अगर कंप्रोमाइज और उसकी तरफ जाया जा रहा है? देखें, प्रैक्टिकली तो ये जो शरीफ फैमिली है, उन्हीं की बात चल रही है। बल्कि जो इलेक्शन, सच्ची बात है, ये मुझे कहना भी चाहिए, 2024 का इलेक्शन पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी हैंड्स डाउन जीत गई थी, इसमें कोई शक नहीं। उस इलेक्शन को माना नहीं गया और ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये तो आसिफ मुनीर की बैकिंग जो है वो तो इन लोगों के लिए, शरीफ खानदान के लिए है। कॉम्प्रोमाइज बहुत मुश्किल है होना जहां पे एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों तरफ से ली गई हैं। तो कॉम्प्रोमाइज जो नजम सेठी कह रहे हैं, सीम्स लेस लाइकली देन कि ये जो क्लैश हो रहा है। क्या क्लैश के अंदर वाकई वो इतने लोग ले आएंगे कि हुकूमत को वो चैलेंज कर दें? दैट रिमेन्स टू बी सीन। हाँ जी। जी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। पर्सनली आई नो कि इमरान खान को मनाना कि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले विथ आसिम मुनीर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू कह रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग इम्पॉसिबल। लेकिन एनीथिंग गिवन इन द पाकिस्तानी पास्ट जो हम जानते हैं, तो प्रेजेंट में भी कुछ हो सकता है, यूं मुझे कहना चाहिए। अब तो फिर हम ये भी, हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर्स ये समझना चाहेंगे, क्या इमरान खान इतना उनका दबदबा है कि वो आसिफ मुनीर साहब को भी बाईपास करके या उनके जो सपोर्टर्स हैं कुछ बड़ा कर सकते हैं? इस तरह की जमीन की कोई खबरें आती हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ, जो ये परसों हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, उनसे ये सवाल किया गया कि आप पहले तो 20 लाख आप कहते हैं लोग आए थे, तो पंजाब से तो आपका साथ कोई देता नहीं है, ये जो भी होता है खैबर पख्तूनख्वा में आप करते हैं। तो उन्होंने कहा आप देखेंगे इस दफ़ा 40 लाख लोग आ जाएंगे हमारे कहने पे, और पंजाब में से भी पार्टिसिपेशन होगी। देखिए, 2024 में शायद मेरा ख्याल है 9 मई को लाहौर के अंदर भी मुजाहरे हुए थे, और इन्होंने जो कोर कमांडर का घर है, एक्चुअली वो कोर कमांडर का घर जिन्ना साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वेरी इंटरेस्टिंग, जिन्ना साहब 1943 से लेके 45 तक लाहौर और कराची के अंदर रियल एस्टेट खरीदते रहे हैं। ये उनका एक अजीब शौक था कि वो प्रॉपर्टी खरीदने के बड़े शौकीन थे। तो वो जो घर था, वो शुरू से, जिन्ना साहब तो बन गए गवर्नर जनरल और वो कराची में रहे। तो ये जो घर है, वो मैं जब एयरपोर्ट से जाता हूँ तो वो लिखा वहाँ पे जिन्ना हाउस ही जाता है, लेकिन वहाँ पे कोर कमांडर रहते थे। तो जब इन्होंने मुजाहरे किए तो कोर कमांडर ने इनके खिलाफ वो फोर्स इस्तेमाल नहीं की जो महल आसिम मुनीर वाज होपिंग, तो उनको रिमूव कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने मुजाहरा किया था उनको फिर उनकी ट्रीटमेंट जो हुई है खासी, उन पे एक्सट्रीम तशद्दुद किया गया है, उनको जेलें भी हुई हैं, ये भी है।
तो अब तो ये देखने की बात है ना कि शाहिद अफरीदी का कहना, शाहिद नहीं, क्या नाम है उनका, क्या अफरीदी में हल, शाहिद अफरीदी है, सुहेल अफरीदी, चीफ मिनिस्टर, कि वो 40 लाख लोग ले आते हैं विद पंजाब पार्टिसिपेटिंग, या कि नहीं, या कि ये भी हो सकता है कि ये जो बेल, ये जो सॉरी हुकूमत ने की है पिटीशन कि ये आपने जो फैसला किया है कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए, ये हम मानने को तैयार नहीं है, हम गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाएंगे। तो इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है कि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो सके, क्योंकि फिलहाल तो जेल के अंदर ट्रीटमेंट वो कहते हैं कि उनकी आंख जो है कभी 80% कहते हैं ख़त्म हो गई है। फिर उनकी हमशीरा बता रही थी कि उनका ब्लड प्रेशर जो फ्लक्चुएट करता है, उसकी वजह है एंग्जायटी। जब 8-10 महीने आप किसी से ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो वो आइसोलेशन एंग्जायटी पैदा कर देती है। तो ये भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़, कि वो हुकूमत मान जाए कि ठीक है जी, हम इनको एक अस्पताल में जेल से निकाल के इनकी ट्रीटमेंट करवा देते हैं, लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल नहीं होगा, और शायद पीटीआई वाले वो मान भी जाएं। उसमें डॉक्टर फैसल भी थे जो उनकी हमशीरा के साथ क्या कहते हैं, अडयाला जेल में जाने वाले थे, कि उनके ये सारी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आपने देखी भी होंगी। तो इस किस्म की बातें हैं। तब हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस बीच हम लोगों ने बलूचिस्तान और कश्मीर से भी जो खबरें आई, तो इन सबको जोड़कर भी देखा जाता है कि अगर कहा जा रहा है कि 40 लाख आएंगे लोग और इस तरह से हो सकता है, तो या उसको एकदम अलग समझें हम लोग? देखें, इन हालात में अगर ऑपोजिशन किसी तरीके से इकट्ठी हो सकती है, तो ये ही मौका है। बलोचिस्तान से अचकजई मैंने देखा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी साथ साथ थे। देखिए, बलोचिस्तान के 2 या 3 एथनिक ग्रुप्स हैं। 1/3 जो है तकरीबन वो पख्तून यानी पठान इलाका है, अचकजई बिलोंग्स टू दैट, और बाकी जो है इलाका वो बलोच प्लस एक छोटा ग्रुप है ब्राहुई। ब्राहुई जो है वो ये एक ड्राविडियन जुबान बोलते हैं। ये वेरी इंटरेस्टिंग कि सारे नॉर्थ के अंदर आप लोग, हम लोग, संस्कृत, पर्शियन और ये सारी जुबानों का जो मिक्सचर है, पाली हो गई, खड़ी बोली हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, हम ये जुबानें बोलते हैं। लेकिन इन बलोचिस्तान ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक्स ब्राहुई, जिसका रिश्ता साउथ इंडिया से बनता है। तो ये अपनी जगह, और जो खान ऑफ कलात थे, बाय द वे, द मेन रूलर, वो ब्राहुई स्पीकिंग थे। लेकिन पॉलिटिकली ब्राहुई और बलोच एक गिने जाते हैं। एथनिकली या लिंग्विस्टिकली ये 2 ग्रुप हैं, और फिर तीसरा ग्रुप पख्तूनों का है। और क्वेटा के अंदर फिर कुछ सेटलर्स हैं, पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, और पूरे बलूचिस्तान में कुछ हिंदू भी हैं, क्योंकि ट्राइबल जो सरदार थे उन्होंने अपने हिंदुओं को भगाया नहीं। ये हमले जो हुए हैं ये सेटल्ड एरियाज में हिंदुओं के ऊपर हुए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी आज भी ट्राइबल एरियाज में जो हिंदू थे वो बच के ही रहे, क्योंकि पख्तूनों की भी ट्रेडिशन, बलोचों की ट्रेडिशन भी ये है कि जो आपके प्रोटेक्शन में है उसको आपने किसी को हाथ नहीं लगाने देना। तो ऐसे है ये सारी सिचुएशन। तब बस हाँ, ये आपका सवाल है कि क्या बलोचिस्तान आ जाएगा साथ? जी जी। रिमेन्स टू बी सीन। इतना मुझे पता है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत की जो रेट है ना, वो बहुत लिमिटेड है शहरों तक, कुछ इलाकों तक। लेकिन क्या बलोच पाकिस्तान से एक आर्म स्ट्रगल के ज़रिए आज़ाद हो सकते हैं? तो मेरी एक किताब है, स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्पररी साउथ एशिया, उसमें मैंने आर्ग्यू किया है
कि जो मॉडर्न स्टेट है ना दुनिया के अंदर, वो इंटरनल रिबेलियन को जब चाहे क्रश कर सकती है। और बलूचिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर नहीं है कि वो उसका साथ दे सकें। बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है, लेकिन ईरान के अंदर भी एक बलूचिस्तान है और वो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ईरान बेसिकली शिया है मेन, और बलोच जो है ईरानी बलोच वो सुन्नी है। तो ये चीजें 2-3 फैक्टर जो हैं, ईरान विल नॉट हेल्प द बलोच इन पाकिस्तान, समझ गए आप? ओके। और जी अगर कोई उन्हें मदद कर सकता है तो अमेरिकन कर सकते हैं या चाइनीज कर सकते हैं, लेकिन चाइना के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान से जो करवाना चाहे वो करवा लेता है, तो वो पाकिस्तान को क्यों तोड़ेंगे? समझ गए आप? जी जी। अब रह जाती है आपकी बात पाकिस्तान की कश्मीर वाली। हम्म, अब देखें, वो एक 2024 के इलेक्शन को तो जो हुआ इन्होंने नहीं माना, और वहां पे इन्होंने फोर्स करके इलेक्शन भी करवा दिया और अपनी पसंद की हुकूमत भी बना ली। अब आज़ाद कश्मीर जो हम जिसे हम पाकिस्तान में कहा जाता है, वहां पे बहुत रिजेंटमेंट है इसके खिलाफ। देखिए, उनकी असेंबली 43 उसके मेंबर हैं इलेक्शन के, जिसमें 12 सीटें उन्होंने रखी हुई हैं उन कश्मीरियों के लिए जो इंडिया से भाग के इधर आए थे। अब जो पाकिस्तानी कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये 12 सीटें जो हैं, इलेक्शन तो होता ही नहीं, किसी में 400 का वोट होता है, किसी में अनइम्पोज्ड, तो ये 12 सीटें एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग होते हैं वहां बैठे हुए उनके। तो हमारी फ्रीडम के ऊपर ये जोर जो हम चाहते हैं फैसले करने वो करने नहीं देते। लेकिन मसला वंस अगेन कि पाकिस्तान की फौज जो है उसके साथ एक जंग करके आप अलग नहीं हो सकते, मेरी ये थ्योरी है। समझ गए आप? जी जी। जी। तब बस एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, इंटरनेशनल देखा जा रहा है कि ईरान के युद्ध में भी जो उनकी भूमिका रही थी, फिर इस्लामिक नेटो भी बना दिया, तो इससे जो आम आवाम है, वहां की आम जनता है, तो इस पर उनका अच्छा असर पड़ रहा है कि या इसको किस नजर से देखा जा रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, ये चीज सारों ने समझी है, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव है, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ भी लोग हों, लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता है दुनिया में आइसोलेट हुआ था कि ये टेररिज्म करवाते हैं, एक्सट्रीमिज्म करवाते हैं। लेकिन इस मौके पे उन्होंने, वो अमेरिकन भी आ गए, ईरानी लीडरशिप भी आ गई और उनकी बातें भी करवाई। तो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली ये बहुत बड़ा एक बोनस है। समझ गए आप? इसके बाद अब मसला ये है कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ा पुराना रिश्ता है और ईरान का और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, ये भी आप जानते हैं। दोनों की कोशिश होती है मिडल ईस्ट में विच विल बी द ग्रेटर पावर, ठीक है? जब नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने करप्शन की बुनियाद पे निकाला था, तो इनको सजाए मौत होनी थी या पता नहीं लंबी सजा होनी थी। तो सऊदी अरेबिया के प्रेशर से फिर इनको छोड़ा गया एंड ही वेंट टू सऊदी अरेबिया। तो उनके एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है और बहुत देर से पाकिस्तानी फौज जो है वो मिडल ईस्ट के गल्फ स्टेट के जो है ना रूलर्स, उनकी प्राइवेट आर्मीज का भी हिस्सा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये जो कहा जा रहा है इस्लामिक नेटो ये वो, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये अट्रैक्टिव तो बहुत है, लेकिन क्या इसका कंटेंट वाकई ये है कि ये एक आज़ाद किस्म का मुसलमानों का फ्रंट बन जाएगा? मेरी आर्गुमेंट है कि ये तब बनेगा कि आप ईरान को भी इंक्लूड करें। फिर ईरान को एक्सक्लूड करना जो है, तो फिर वो एक अरब वर्सेस ईरानी, सुन्नी वर्सेस शिया वाली बात हो जाएगी। तो ये फिर एक डिवाइसिव बात है और कुछ हमारे लोगों का ख्याल है कि ये डिफेंस पैक्ट के अंदर इंडिया को भी आपको लाना चाहिए। लेकिन फिर इंडिया को जो जाके आपके प्राइम मिनिस्टर ने पूरा जफ्फी डाल ली, पंजाबी में कहते हैं, नेतन्याहू को, ये भी तो ज्यादती है ना।
कहाँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती थी पीएलओ की सपोर्ट में, फ़लस्तीनियों की टू स्टेट, और आपकी प्राइम मिनिस्टर ने जाके सारा नेतन्याहू को कर लिया। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ना आर्ग्यू करना। लेकिन आइडियली एशिया के अंदर वेस्टर्न पावर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, ईरान की और अरबों की दोस्ती होनी चाहिए। आप अपनी अपने लोगों की खिदमत करें। शिया एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन बेकार हरकत है, वहाबी एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन बेकार हरकत है, क्योंकि ये झगड़े 1400 साल से तो हाल नहीं हुए, अब कहाँ होंगे। आप अपने अपने घर में खुश रहें, हाँ जी, एक दूसरे का एहतराम करें, और जैसे सदियों से लोग एक दूसरे के साथ रह ही रहे थे ना, उसकी तरफ आना चाहिए। मेरी तो ये सोच है। तो बहुत अच्छी सोच है सर। दूसरा कि बांग्लादेश से अब आप लोगों का किस तरह से पाकिस्तान का है और किस तरह से आगे उसके साथ बढ़ने की तैयारी है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरी किताब है, पता नहीं आपने देखी है नहीं, इंडिया में वो उसका टाइटल है द पाकिस्तान आर्मी इन पॉलिटिक्स, वो कभी देख लेना। जी। मुझे कभी नहीं था लगता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी इस तरह करीब होंगे। तो आई वुड लाइक टू एडमिट कि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत प्रूव हुई है, और वहां से जो एक विजडम समझ आती है कि सियासत के अंदर नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर अब आप देख ही रहे हैं, बड़ी क्लोज रिलेशनशिप हो रही है। ये कितनी कहाँ तक जाती है ये देखने की बात है। बांग्लादेश क्या वाकई पाकिस्तान की मदद से अपनी डिफेंस में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है? अगर ऐसे होता है तो क्या इंडिया उसको कबूल कर लेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ से वहाँ पे भी जा सकें, या उससे पहले कोई आर्मी एक्शन हो जाएगी इंडिया की? ऑल दिस कैनॉट बी ओवर रूल्ड। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई हैड नो सच एक्सपेक्टेशन, सो आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग लाइक मैनी अदर्स हु थिंक इन रैशनल टर्म्स। जब आप अकल की बुनियाद पे एनालिसिस करते हैं तो आप इस किस्म के फैसले करते हैं जैसे मैंने किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ इमोशंस, कंस्पिरेसीज और इस किस्म का जोड़ तोड़ जो है वो हर वक्त होता रहता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। समझ गए आप? जी, जी, जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कम वक़्त में बहुत अच्छी बातें सब कुछ समझा दी। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा जो हमने साझा किया है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से उसका ज़िक्र करेंगे और उसका भी जवाब देंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।